जनक के गांव में एक बार फिर अजीबोगरीब घटनाओं की आहट सुनाई देने लगी थी। गांव की गलियों में मेला लगा हुआ था, जहां चारों ओर रंग बिरंगे झंडे, चाट के ठेले, बच्चों की खिलखिलाहट और ढोल की थाप सुनाई दे रही थी। इसी चहल पहल के बीच पराशर नजर आया, जो नूतन के हाथ का खाना लेकर एक कोने में बैठा हुआ था। नूतन धीरे से उसके पास आई और बोली, खाना खा लीजिए पराशर जी। कब तक यूं ही छिपते फिरेंगे? पराशर ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हम जब तक आए हैं मेला घूमकर ही जाएंगे। लेकिन हम यहाँ किसी मस्ती के लिए नहीं आए नूतन। ये शहर के लोग हमारे गांव की जमीन हड़पना चाहते हैं, और वो शहरी बाबू, उसने भी तुम्हें धोखा दिया था। क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो? दूसरी तरफ ऋषि और अर्शी मून के रिश्ते की बात करने ऋषि के घर पहुंचे थे। लेकिन ऋषि वहां नहीं था, जिससे अर्शी गुस्से से बिफर पड़ी। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। हम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं और खुद ऋषि ही गायब है, वह बोली। इधर ऋषि मेला पहुंच चुका था, जहां वह पराशर की हरकतों पर नजर रख रहा था। जैसे ही पराशर को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने तुरंत ऋषि को दबोच लिया और एक सुनसान कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। अब बताओ, कौन हो तुम? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? पराशर गरजते हुए बोला। ऋषि ने खुद को संभालते हुए जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पराशर ने उसे कोई मौका नहीं दिया। कमरे में बंद ऋषि के पास कोई रास्ता नहीं था, बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उधर मून को शक हुआ कि ऋषि का फोन बंद क्यों है। वह बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। तब पराशर ऋषि का मोबाइल उठाकर खुद मून की कॉल देखता है और उसे काट देता है। इधर गांव में पराशर के खिलाफ चल रहे मामले की जांच करने आया ऋषि अब फंस चुका था। उसे अब खुलकर बताना पड़ा कि वह पुलिस इंस्पेक्टर है और शहर से इस गांव में इसलिए आया है क्योंकि पराशर के कामकाज पर उसे शक है। जब यह बात जनक को पता चलती है तो वह अंदर से हिल जाती है। उसे याद आता है कि जिस आदमी से उसकी पहले बहस हुई थी, वह असल में एक पुलिस वाला था। वह कुछ भी कहने से पहले ठिठक जाती है। नूतन भी ऋषि की सच्चाई जानकर हैरान रह जाती है। उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है क्योंकि उसका अतीत उस शहर से जुड़ा हुआ था जहां से ऋषि आया था। जनक की नजरों में अब ऋषि के लिए एक नरमी आ चुकी थी। वह जानती थी कि पराशर उसे भूखा प्यासा बंद करके चला गया है, इसलिए वह चुपचाप खाने का एक पैकेट लेकर ऋषि के पास पहुंचती है। कमरे के बाहर खड़ी वह कुछ देर हिचकिचाती है, फिर धीरे से दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। ऋषि पहले तो हैरान रह जाता है, उसकी आंखों में झलकता डर और आश्चर्य साफ झलकता है। तुम? वह फुसफुसाता है। हाँ मैं, जनक धीरे से कहती है, खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। भूखे रहोगे तो सोच भी नहीं पाओगे। ऋषि कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में झलकता संशय अभी पूरी तरह गया नहीं था। वह खाना लेने से इनकार कर देता है। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, वह सख्ती से बोलता है। जनक को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं करती। वह खाना वहीं रखकर धीरे से कमरे से बाहर निकल जाती है। ऋषि उसकी पीठ को जाते हुए देखता है और कुछ कह नहीं पाता। इस बीच पराशर आदित्य को लेकर भी परेशान हो चुका था। जब उसने ऋषि का मोबाइल देखा तो उसने आदित्य को कॉल मिलाई, लेकिन कॉल लगते ही वह उसे काट देता है। उसे एहसास होता है कि आदित्य भी किसी न किसी तरह से इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है। दूसरी ओर आदित्य खुद बेचैन था। ऋषि से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से घिरने लगा था। उसे याद आने लगी थीं बचपन की वो धुंधली तस्वीरें, जिसमें वह किसी गांव में भाग रहा था, कहीं छिपता था। आदित्य का मन कह रहा था कि ऋषि किसी मुसीबत में है। वह फैसला कर लेता है कि अब वह खुद गांव जाएगा, चाहे अनिरुद्ध और शान्या उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करें। अनिरुद्ध और शान्या उसे समझाने लगते हैं कि यह सब महज वहम है, लेकिन आदित्य के चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। मुझे जाना होगा, वह दृढ़ता से कहता है। मुझे यह एहसास हो रहा है कि यह सिर्फ ऋषि की समस्या नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो मुझसे भी जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मून अब बेचैनी से खुद को रोक नहीं पा रही थी।
ऋषि की कोई खबर नहीं थी, उसका फोन बंद था और उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो चुका है। जनक अब धीरे धीरे ऋषि के लिए एक नई भावना महसूस करने लगी थी, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पहली मुलाकात में कटुता थी, तकरार थी, लेकिन अब जब उसने ऋषि को भूखा प्यासा देखा तो उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। यह वही भावना थी जो एक इंसान को दूसरे के दर्द से जोड़ देती है। पराशर के लिए यह सब एक खेल जैसा था, लेकिन ऋषि और जनक के लिए यह एक परीक्षा बन चुकी थी। जनक जानती थी कि ऋषि सही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि पराशर बहुत खतरनाक इंसान है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल ये था कि क्या जनक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगी या पराशर के डर से चुप रहेगी। इधर आदित्य का गांव की ओर बढ़ता कदम आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। उसका अतीत, ऋषि की सच्चाई और जनक की दुविधा, ये सब एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां से कोई भी पीछे नहीं लौट सकता था। कहानी में एक गहरा मोड़ आने वाला था और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अनिरुद्ध के मन में अब एक नया डर घर करने लगा था। उसे लगने लगा कि कहीं आदित्य को उसकी असली मां जनक और उसके अतीत का वह गुप्त सच न पता चल जाए जिसे उसने बरसों से छुपा कर रखा था। इस डर से वह बेचैन रहने लगा था, जबकि दूसरी तरफ गांव में धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती जा रही थी। आशा को पराशर की हरकतों पर शक हो चुका था। जब उसे यह पता चलता है कि पराशर ने एक शहरी लड़के को किसी कमरे में बंद कर रखा है, तो उसकी पुलिस के प्रति स्वाभाविक संदेह की भावना जाग उठती है। उसे ऋषि पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों और हरकतों में एक अजीब सी ईमानदारी दिखती है, जिससे वह खुद को रोक नहीं पाती। चुपके से वह उस कमरे की ओर जाती है जहां ऋषि बंद है। वह कमरे के पास पहुंचकर देखती है कि ऋषि पूरी लगन और फोकस के साथ उस बंद कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और समझदारी की झलक है। वह पूरी तरह से एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी की तरह सोच रहा है और खुद को बचाने की रणनीति बना रहा है। आशा उसकी इस स्थिति को समझ जाती है और अपनी सूझबूझ से उसकी मदद करने लगती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने का प्रयास करती है, ऋषि चौंकता है। आशा धीमे से कहती है, तुम पुलिस ऑफिसर हो ना? ऋषि थका हुआ लेकिन विश्वास के साथ जवाब देता है, हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हूँ। यह सुनते ही आशा गहराई से सोच में पड़ जाती है और बोलती है, अब हम सपना में भी तुम्हारे जैसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। उधर गांव में एक नया मोड़ आता है जब एक छोटी बच्ची, जिसे गांव वाले जनक की बेटी कहते हैं, स्कूल से रिजल्ट लेकर आती है। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है क्योंकि उस बच्ची का नाम पहले स्थान पर आता है। जनक और बाकी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और बच्ची को लेकर जश्न की तैयारी होने लगती है। जनक की बुआ और कनका उसे छेड़ती हैं, कहती हैं, देखो न, तेरी बेटी ने कमाल कर दिया। अब तो शहर वालों को भी देखना चाहिए कि हमारे गांव की बेटी क्या कर सकती है। लेकिन जैसे ही बच्ची घर लौट रही होती है, रास्ते में उसकी टक्कर एक अनजान युवक से हो जाती है। वह युवक और कोई नहीं, ऋषि होता है। टकराव इतना तेज होता है कि दोनों के हाथ से सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। जनक गुस्से में लाल हो जाती है और तमतमाते हुए ऋषि पर बरस पड़ती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। ऋषि भी पीछे हटने वाला नहीं था। अरे मैडम, आप भी तो देखकर चल सकती थीं। आसपास खड़े गांव वाले भी अब भीड़ बना लेते हैं और दोनों से पूछते हैं कि हुआ क्या है। ऋषि अपने कैमरे से गांव के फोटो ले रहा होता है, जिसे देख गांव वाले उससे अपने फोटो खींचने को कहते हैं। ऋषि जब गांव वालों की फोटो लेता है तो अनजाने में जनक की भी फोटो खींच लेता है, जिससे जनक और नाराज हो जाती है। इसी बीच रानी दौड़ती हुई नूतन के पास आती है और कहती है, पराशर लौट आया है और इस बार त्योहार भी यहीं मनाएगा। तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। और तुमने दिल दे दिया उस शहरी बाबू को, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और आज तक पलटकर भी नहीं देखा। नूतन धीमे स्वर में जवाब देती है, ऐसी बात नहीं है। अगर वह जानता कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह जरूर आता, लेकिन अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती।
गांव की कुछ लड़कियां नदी किनारे स्नान के लिए जा रही होती हैं, तभी झनक की नजर फिर से ऋषि पर पड़ती है। वह नूतन को दिखाकर कहती है, देखो, इसी आदमी की वजह से सारा खाना बर्बाद हुआ था। अब देखती हूँ इसे सबक कैसे सिखाना है। वह चुपचाप ऋषि की गाड़ी के टायर की हवा निकाल देती है और वहां से मुस्कुराती हुई चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कहानी अब एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंचती है। ऋषि आखिरकार पराशर को पकड़ लेता है और उससे साफ कहता है, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं एक पुलिस अफसर हूँ। यह सुनते ही पराशर आग बबूला हो जाता है और अपनी बंदूक ऋषि के ऊपर तान देता है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुमने भेष बदलकर हमारे गांव में घुसपैठ की है, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। गांव में एक नई पीढ़ी सामने आती है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मून अब बड़ी हो चुकी है और उसका नाम बदलकर आदित्य रख दिया गया है। वहीं झनक और अनिरुद्ध की बेटी भी अब जवान हो चुकी है। उसका नाम पहले झनक ही रखा गया था, लेकिन अब गांव वाले उसे नूतन के नाम से बुलाते हैं। समय बदल चुका है, लेकिन कुछ रिश्ते और रहस्य अभी भी वैसा ही हैं जैसे सालों पहले थे। आदित्य की जल्द ही गांव में एक सिंबॉलिक और रहस्यमयी एंट्री होने वाली है, जो न केवल गांव को बल्कि उसके अतीत को भी झकझोर कर रख देगी। जैसे जैसे वह गांव की गलियों से गुजरता है, उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें सताने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने अपनी जिंदगी के कुछ साल इसी गांव में बिताए थे। अब उसे धीरे धीरे यह भी एहसास होने लगता है कि नूतन, जिसे वह अब तक केवल एक देखभाल करने वाली महिला मानता था, शायद उसकी सौतेली मां थी। इस कहानी में अब जो भावनाएं, रिश्ते और रहस्य सामने आने वाले हैं, वह न केवल अतीत की परतें खोलेंगे बल्कि वर्तमान को भी हिला देंगे। आदित्य, ऋषि, झनक और पराशर, इन सब के बीच अब एक ऐसा टकराव जन्म ले रहा है जो भविष्य की कहानी को एक नया रास्ता देगा।